हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे सोल्यूशन चैप्टर से वेंट हॉफ फैक्टर की, यानी कि आयोटा की। और आज के लेक्चर में हम सिर्फ वेंट हॉफ फैक्टर और जो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम अल्फा से नोट करते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशंस होते हैं और कैसे हम आयोटा की वैल्यू निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट अल्फा, दैट इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो उसी को आज हम करेंगे कवर। चलिए, तो आइए अब हम देखना चाहेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन वेंट हॉफ फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो सकता है। लेकिन इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक बार ही हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए काम करेंगे और एक बार वीक में काम करेंगे। तो वीक के लिए अल्फा हमें ढूंढना पड़ता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग के लिए अल्फा तो 100% ही होता है। तो जैसे मैंने लिखा हुआ है, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा की वैल्यू 100% होगी और फ्रैक्शन में लेंगे तो 1 हो जाएगी। तो उस केस में हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना होता है, क्योंकि जो भी हमारा इसमें आयोटा होगा, जैसे अगर मुझे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मेरा जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है वो जो मैंने उस सॉल्वेंट में डाला है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसका जो आयोटा होगा, जो उसका जो वेंट ऑफ फैक्टर होगा, वो उतना ही होगा जितने की वो आयंस आपको बना के देगा। तो जैसे आपका NaCl अगर आपको 2 आयंस बना के दे रहा है तो उसका आयोटा 2 हो गया। देखिए MgCl2 आपको कितने आयंस बना के दे रहा है? 3 आयंस, जिसमें एक Mg2+ है, 2 Cl-, तो इसका आयोटा 3 हो गया। ऐसे ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है K4FeCN6 मैंने लिया हुआ है, पोटेशियम फेरोसाइनेट कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, तो जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो चीज आपने लिखी है ये पूरा अनायन का काम करेगी, और पोटेशियम तो कटायन होता ही है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है 4 K+ बनेंगे, और जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो चीज लिखा हुआ है ये पूरा ही अनायन होगा। ये डिसोसिएट नहीं होगा कि आयरन यहाँ से अलग हो रहा है और Cn नेगेटिव अलग होगा, वो नहीं होगा। तो ये पूरा ही पूरा ब्रैकेट में ही एज अनायन जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास 4 K+ बनेंगे और एक ये आपका अनायन बनेगा, जिसके ऊपर आएगा इधर 4 नेगेटिव चार्ज आएगा। सॉरी, इसके ऊपर 4 नेगेटिव आएगा। तो 4 K+ और यहाँ पर 4 नेगेटिव चार्ज, तो 4 कटायन हो गए और एक ही अनायन है आपके पास। ठीक है, 4 कटायन है और एक ही अनायन है। तो इसकी वजह से अब टोटल आयंस कितने बन गए हमारे पास? यहाँ पे 5 हो गए। तो आइए इसको थोड़ा समझते हैं कि मैंने ऐसा क्यों बोला है कि जितना भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयंस बनाएगा आपको उसका आयोटा उतना ही लेना है। NaCl ने 2 आयंस बनाए तो आयोटा 2 हो गया, इसने 5 आयंस बनाए तो आयोटा इसका 5 हो गया। अब ये हुआ कैसे, आप ये देखिए। तो याद होगा मैंने फॉर्मूला बताया था, आयोटा इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, और इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। ये फॉर्मूला होता है आयोटा को निकालने का। तो अगर वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ तो NaCl मेरे को डिसोसिएट होकर दे रहा है Na+ और Cl-। इनिशियली अगर मैं 1 मोल NaCl का एज्यूम करता हूँ तो इनिशियली तो दोनों अभी नहीं बने होंगे, तो इसके 0.0 मोल आप एज्यूम करिए। अब क्योंकि फाइनली 1 में से पूरा ही 1 डिसोसिएट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, अल्फा की वैल्यू जो है वो 100% है। तो 1 का अगर 100% डिसोसिएट होगा तो पूरा का पूरा मोल ही डिसोसिएट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा उसमें से। तो इसलिए 1 मोल में से पूरा का पूरा 1 डिसोसिएट हो गया, तो जितना इधर है उतना ही बनेगा। इसका भी 1 मोल है तो 1 बनेगा, इसका 1 मोल है तो 1 ही बनेगा। तो ये हो गया बिफोर डिसोसिएशन। तो बिफोर डिसोसिएशन अगर आप देखें तो पार्टिकल की संख्या, ये देखिए मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहले फिर आपको समझाता हूँ। तो आफ्टर डिसोसिएशन ऊपर आता है, तो आफ्टर डिसोसिएशन ये फाइनली जो लिखा है ये आफ्टर डिसोसिएशन है, और जो इनिशियल लिखा हुआ वो बिफोर डिसोसिएशन है। तो आफ्टर डिसोसिएशन के बाद, पार्टिकल की डिसोसिएशन के बाद पार्टिकल संख्या कैसे निकालोगे? तो 1 - 1 इसके पार्टिकल हो गए, और 1 Na+ का हो गया, 1 Cl- का हो गया, तो उन सबको ऐड करिए। और बिफोर डिसोसिएशन NaCl का 1 मोल था और इन दोनों के कोई भी मोल नहीं बने थे, 0.0, तो उनको ऐड करिए। तो आप देखते हैं इससे भी आपका आंसर कितना आ रहा है, देखिए यहाँ से 2 आंसर आ रहा है। तो एग्जैक्ट तरीका तो वैसे ये है निकालने का, लेकिन बार बार हम इतनी बड़ी मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इनका अल्फा 100% होगा। जितने आप मोल्स लेंगे उतना ही पूरा डिसोसिएट होके वो आपको आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप डायरेक्टली ये मेथड यूज करिए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर हमारे को आयोटा फाइंड करना है, वेंट ऑफ फैक्टर फाइंड करना है, तो हमारे लिए आयोटा उतना ही होगा जितना कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपको आयंस बना के देगा। अगर वो 2 आयंस बना रहा है तो आयोटा 2, अगर वो 3 आयंस बना रहा है तो आयोटा 3, और अगर इस तरह से वो 5 आयंस बना रहा है तो आयोटा 5 हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, और आप देख सकते हैं सभी में आयोटा 1 से बढ़ा रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी डिसोसिएशन होती है तो आयोटा की वैल्यू हमेशा 1 से क्या आती है, बढ़ी आती है, जो कि आपको यहाँ पे नजर भी आ रही होगी। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कहानी तो समझ में आ रही है। अब इसको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट करेंगे। चलिए, तो इसको कॉपी करिए और फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब यही चीज हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लगाते हैं और देखते हैं कि हमारी स्टोरी क्या चलती है। तो वैसे तो मैंने डेरिवेशन पूरी करके दिखा रखी है, बट पहले आपको कुछ चीजें मैं समझाता हूँ। तो जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू 100% से बहुत ही कम होगी, जैसे मतलब 10%, 20%, 30%, इस तरह से आपका जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो डिसोसिएट होता है। तो पहले मैंने उसको एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दिखाया, देखिए।
तो यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया है CH3COH जो कि एसिटिक एसिड होता है, इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, और इसका अल्फा मैंने मान लिया 30%, मतलब ये सिर्फ 30% ही डिसोसिएट होगा। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है कि जितने आयंस बना देगा उतना ही आइटा हो जाएगा, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर नहीं आएगा, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ अभी। तो अब 30% अगर डिसोसिएट हो रहा है 1 मोल का, अगर मैंने इनिशियली 1 मोल लिए हैं तो इन दोनों के 0 लिए जाएंगे। अब 1 का कितना परसेंट डिसोसिएट करें, 30%, तो 1 का 30% कितना होगा 0.3, तो इसलिए मैंने 1 में से कितना हटाया 0.3, मतलब जितना डिसोसिएट होगा, जितना हमारा अल्फा होगा उतना ही डिसोसिएट होगा। 30% है तो 30% ही 1 का डिसोसिएट करेंगे, इनिशियली जितना मोल थे हमारे पास। तो 1 माइनस 0.3 करेंगे तो 0.3 इसका बनेगा, 0.3 इसका बनेगा, जितना यहाँ से निकलेगा उतना यहाँ पे बनेगा, क्योंकि इसका भी एक मोल है तो 0.3 बनेगा, इसका भी एक ही मोल है तो उसके बाद 0.3 बनेगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे लिखना होता है। आप ध्यान दीजिए, इक्विलिब्रियम चैप्टर क्लास 11 में पढ़ा था, वहां पर भी हम इस तरह से काम करते थे। तो आइटा की वैल्यू क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन इसका कितने मोल हो गए 1.1 माइनस 0.3, और इसका 0.3 और इसका भी 0.3, और बिफोर हमारे पास इसके 1 और इन दोनों के 0 तो आप चाहें तो 1 + 0 लिख सकते हैं। तो इस तरह से अब हमने कैलकुलेट किया पूरा आंसर बढ़िया से, तो आइटा देखो 1.3 आ रहा है। अगर हम वो अल्फा की कहानी यहाँ पर नहीं लगाते, अगर ये अल्फा 100% होता तो इसका आइटा 2 होना चाहिए था, है ना, क्योंकि अगर जितने आयंस बना रहा है उतने ही आइटा हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा तो तभी संभव होता जब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो आइटा 2 होता, अगर वो 2 आयंस बना रहा है तो सीधा आइटा 2 लिख सकते थे। बट ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसके अंदर आइटा आपका सीधा नंबर ऑफ आयंस के इक्वल नहीं आ रहा है। हमारा आंसर देखिए 1.3 आ रहा है यहाँ पर। तो इसको करने का तरीका यही होता है कि जितना भी अल्फा आपको दे रखा है उतना % ही आप उसको डिसोसिएट करेंगे, और उसकी हेल्प से फिर इस तरह से कैलकुलेशन करके आप उसका आइटा फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अब हम एक फॉर्मूला क्रिएट कर रहे हैं इन दोनों के बीच में, जिससे कि हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हम सीधा वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं वो रिलेशन आइटा और अल्फा के बीच में क्या होगा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि वो रिलेशन की जरूरत हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नहीं होती, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, तो उसकी वजह से उनका आइटा सीधा नंबर ऑफ आयंस के इक्वल होता है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसलिए फिर वो लॉजिकली हम नहीं जा सकते हैं, इसलिए हम बार बार कॉन्सेप्ट को ना यूज करते हुए सीधा फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो आइए ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है आप देख लीजिए। डेरिवेशन खैर पेपर में आती नहीं है, बट फिर भी पता होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर AN लिया है। AN मतलब जो मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे यहाँ पर मैंने लिया CH3COH, ये वैसे ही है। N यहाँ पे जो बात कर रहे हैं नंबर ऑफ आयंस के लिए बात कर रहा है, तो N उसके अकॉर्डिंगली चलेगा। एक आयंस बन रहा है तो N की वैल्यू 1 होगी, एक आयन तो खैर नहीं बनेगा, कम से कम 2 तो बनेंगे, कैटायन और 9, तो N की वैल्यू 2, 3, 4 इस तरह से रहेगी। तो AN गिव्स यू Na, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएट होकर ज्यादा मिलेंगे। इनिशियली मैंने इसको 1 रखा और ये 0 रहेगा, जैसे आपने वहां पे देखा। अब 1 में से कितना डिसोसिएट होगा अल्फा, क्योंकि 1 का अगर हम अल्फा % करेंगे तो अल्फा ही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि अल्फा हमने यहाँ पे इसकी क्या मानी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे वहां पर आप देख सकते हैं अल्फा की वैल्यू 0.3 थी, 30% का आप निकालें तो 0.3 आ जाएगा, तो 1 माइनस अल्फा हो गया। और यहाँ पर अब कितने आयंस बनेंगे, N अल्फा ही बनेंगे, मतलब जितने ये आयंस देगा उतने ही बनेंगे ना सर, क्योंकि आपको ये कैसे समझना है कि यहाँ पर N अल्फा आ रहा है, क्योंकि अब ये जितने आयंस यहाँ पे डिसोसिएट करेगा उतनी ही टाइम्स आपको N अल्फा करना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने 2 आयंस बनाए थे, तो 0.3 आपका 2 बार ऐड हुआ, मतलब कि 2 × 0.3 हो गया। तो 2 × 0.3 मतलब 2 आयंस बने और इंटू में अल्फा कर दिया, तो 2 आयंस इंटू में अल्फा, 0.3 × 0.3, 0.3 + 0.3 मतलब 2 × 0.3, तो दैट इज N अल्फा। तो N अल्फा का मतलब ये है कि जितने आयंस बनेंगे उतना टाइम्स आपको अल्फा उसके साथ जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो N अल्फा तभी होगा, उसके अकॉर्डिंग आ रहा है। तो 1 में से अल्फा डिसोसिएट होगा तो N अल्फा बनेंगे, और N हियर डिनोट द नंबर ऑफ आयंस। थोड़ा लॉजिकली देखिए समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर 0.3 इसका बन रहा है, 0.3 इसका बन रहा है, तो 0.3 कितनी बार बना, 2 बार बना, तो आप 2 × 0.3 लिख सकते हैं ना इसको। तो 2 क्या डिनोट कर रहा है वहां पे, नंबर ऑफ आयंस को, 0.3 किसको डिनोट कर रहा है, अल्फा को, तो 2 × 0.3 मतलब N × अल्फा। ऐसे अगर यहाँ पे 3 आयंस बनते हैं तो एक और 0.3 आ जाता, तो फिर 3 × 0.3 हो जाता, तो N × अल्फा, वही कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो वही चीज हमने यहाँ पर यूज कर ली। अब आइटा का फॉर्मूला लगा दिया, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में बिफोर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन इसके कितने बचे, 1 माइनस अल्फा, और इसके बन गए टोटल N अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा, और बिफोर डिसोसिएशन इसके 1 थे और इसके 0 थे, तो 1 + 0। इसको अगर आप सॉल्व करें तो यहाँ पर आ जाएंगे, तो नीचे तो 1 हो गया। अब आइटा इक्वल टू 1 माइनस अल्फा N अल्फा होगा, यहाँ से हमने अल्फा कॉमन लिया तो इधर बचेगा -1, इधर बचेगा N, इसको हम N-1 लिख सकते हैं, या फिर 1 को हमने उधर भेज दिया तो आइटा -1 हो गया, और अल्फा की वैल्यू निकाली तो आइटा -1 अपॉन में N-1 आपके पास आंसर आ रहा है। तो अगर आप ये रिलेशन याद रख लेते हैं तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे अल्फा
की जो वैल्यू है आप 0.3 डालिए, क्योंकि 30% के हिसाब से अल्फा 0.3 डालिए, और एन यहाँ पे डिनोट करेगा नंबर ऑफ आइंस, जो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट आपको दे रहा है वहाँ पे वो 2 दे रहा है। तो आप इसको चेक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ। ये देखिए आप इतनी मेहनत से 1.3 आया था, यहाँ से देखिए फटाफट 1.3 आ जाएगा। अल्फा की जगह पर कितना रखोगे 0.3, आइटा में फाइंड करना है, और एन कितना रखोगे 2, क्योंकि उसने 2 आइंस दिए थे। देखिए अब 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, और नीचे 1 आ जाएगा, -1 0.3 पे ऐड होगा, तो आपका 1.3 आंसर आ गया। देखिए तो देखें कितना जल्दी आंसर आ गया, कोई इतनी बड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ ये रिलेशन याद रखिए कि अगर हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारा एनबीएस है और उसके लिए हमें आइटा फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ द इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो आप ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और आपको याद होगा, क्योंकि यहाँ पर इक्विलिब्रियम भी अचीव हो जाता है, तो क्या पता वो आपको आयनाइजेशन कांस्टेंट जो होता है वीक एसिड्स का के के ऊपर भी कहानी चला दे। तो आपको याद होगा यहाँ पर के का रिलेशन होता था C∝² 1 - अल्फा, आपको ध्यान होगा। तो ये के और अल्फा का रिलेशन होता है, सी यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन होता है, अल्फा यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, और के आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड्स होता है। तो हो सकता है कि आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी हो, तो वहां से भी आप अल्फा निकाल के फिर यहाँ पुट करके आइटा निकाल सकते हैं। तो ये रिलेशन भी इसके साथ कनेक्टेड हो सकता है। तो डिपेंड ऑन द क्वेश्चंस। तो क्लियर हो रहा है? तो मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है, अल्फा की वैल्यू होती है स्ट्रॉन्ग और वीक में, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग में बहुत ईजी है, लेकिन वीक में थोड़ा सा मेहनत है, तो और उसके लिए आप ये रिलेशन मेमोराइज कर लें, तो वो भी आप आसानी से वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी अल्फा की वैल्यू आइटा की मदद से, आइटा की वैल्यू अल्फा की हेल्प से इजीली निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको किया है। तो आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको। आप ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट हम लगा के दिखाते हैं आपको, किसके लिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जगह पर डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए। चलिए तो इसको कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब यही रिलेशनशिप हम फाइंड करेंगे आइटा और अल्फा के बीच में, लेकिन इस बार हम अल्फा जो मान रहे हैं वो डिग्री ऑफ एसोसिएशन को मान रहे हैं। लास्ट टाइम हमने अल्फा को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन माना था, ठीक है। कई बुक में इसको बीटा भी नाम दिया गया अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, बट कई बुक में दोनों को अल्फा ही नाम दिया गया। बट अंडरस्टैंडिंग की बात है कि आप अल्फा, लास्ट टाइम हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कर रहे थे, इस बार अल्फा का काम हमारे लिए डिग्री ऑफ एसोसिएशन कर रहा है। तो अब इसको कैसे समझा जाएगा, तो आइए पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू उसको समझते हैं। जैसे कि ये जो बेंजोइक एसिड होता है, बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H5COOH, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर C डबल बॉन्ड OH लगा दें तो उसको हम बेंजोइक एसिड कहते हैं। तो बेंजोइक एसिड में क्षमता होती है कि उसके 2 मोल आपस में कनेक्ट होने के बाद 1 मोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये उसमें क्षमता है, क्योंकि वो डायमर हो जाता है। जब 2 चीजें मिलकर एक बन जाती है तो उसको डायमराइजेशन कहते हैं, क्योंकि एसोसिएशन हो रहा है यहाँ पर। एसोसिएशन का मतलब ब्रेकिंग नहीं, एसोसिएशन मतलब जुड़ना है। जैसे कि 2 मॉलिक्यूल का 1 बन जाएगा, 4 मॉलिक्यूल के 2 बन जाएंगे, 2 का 1 बन जाएगा, इस तरह से होगा। तो यहाँ पर अगर 2 मोल हम बेंजोइक एसिड के लें, तो ये देखिए, ये बेंजोइक एसिड का थोड़ा एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर होता है, C6H5C डबल बॉन्ड COH। आपको याद होगा कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड ओपन करते हैं, इधर से भी दूसरा बेंजोइक एसिड आ गया, ये देखिए C6H5C डबल बॉन्ड OH, और इनके बीच में ये क्या क्रिएट हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्रिएट होने की वजह से 2 मोल ऑफ C6H5COH बेंजोइक एसिड जुड़ने के बाद डायमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और ये डायमराइजेशन प्रोसेस इसमें हो जाता है। तो अब इस डायमराइजेशन को हम कितना होगा वो उसकी डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिसाइड करती है, जैसे कि अब उसको मैंने एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझाया है। तो ये मैंने देखिए 2 मोल किसके लिए, बेंजोइक एसिड्स के, और वो डायमर होने के बाद कुछ ऐसा बन जाएंगे, C6H5C डबल बॉन्ड 2 नीचे लगा दें, क्योंकि वो डायमराइज होकर एक सिंगल मॉलिक्यूल बन गया, तो 2 मॉलिक्यूल जुड़कर 1 हो गया। तो स्टार्टिंग में अगर हमने यहाँ पर सपोज करिए कि इसका, यहाँ पर हमने इसका 1 ही मोल कंसिडर किया है, ठीक है। ये तो हम 2 इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं ताकि जो हमें 2 वैल्यू उधर जाके आपके जो है मॉलिक्यूल कंबाइंड हो रहे हैं वहां पर, इस वजह से। तो हम यहाँ पर अभी इसके 1 हम इस कंसिडर करें, 1 को मतलब आप 100% उसको एज्यूम करके चलिए कि अभी तक वो चीज हमारे पास पूरी 100% है, उसके हिसाब से हमने वहां पर 1 लिखा है। तो वो 1 में से अभी यहाँ पर कुछ नहीं बना होगा, तो 100 का 100% एज इट इज है, इसका कोई भी मोल अभी डायमराइज नहीं हुआ है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन है वो हमारी 50% है। तो अगर यहाँ पर डिग्री ऑफ एसोसिएशन 50% होगी, तो 1 का 0.5% मतलब 0.5% इसका एसोसिएट हो गया। तो 1 का 0.5% एसोसिएट होगा, तो इसका भी 0.5 बनेंगे। लेकिन अब 0.5 का भी क्या होगा, क्योंकि वहां यहाँ से कितने गए, 0.5 गए, लेकिन 0.5 मोल वहां पर जुड़ेंगे, है ना। 0.5 मोल अगर आपस में जुड़ जाते हैं, तो 0.5 मोल जुड़ने के बाद कितने हो जाएंगे, अगर आधे हो जाएंगे भाई, 0.5 मोल का आधा करेंगे तब 2 चीज जुड़कर 1 बनेगी ना। तो यहां से अगर 0.5 गया है तो वहां कितने बनेंगे, 0.25 बनेंगे।
अगर आपको थोड़ा डेसिमल्स में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको परसेंटेज की जगह पे 100 मॉलिक्यूल लेके सोचो। आप सोचो कि 1 की जगह पर 100 मॉलिक्यूल, ऐसे सोचो, क्योंकि 1 मतलब 100%। तो 100 मॉलिक्यूल थे, 0 बना। अब 100 में से 50 मॉलिक्यूल चला गया। सोचो कि 100 का 50% एसोसिएट हुआ, तो 100 का 50 मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होने जा रहे हैं। तो 50 मॉलिक्यूल का एसोसिएशन होने के बाद कितना बनेगा? 25 मॉलिक्यूल्स ही तो बनेंगे भाई। 50 मॉलिक्यूल अगर एसोसिएट हो जाए तो 25 हो जाएंगे। जैसे 2 मॉलिक्यूल एसोसिएट होकर 1 बना रहा है, तो 50 मॉलिक्यूल एसोसिएट होकर 25 बनेंगे। तो अब 50 को अगर आप डेसिमल में, परसेंटेज के हिसाब से डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 50% हुआ 0.5। तो 1 का यहाँ से 50% गया, यानी कि 0.5 गया। तो वहां पर कितना बनेगा? 50% का डायमराइजेशन हो गया तो 25 में कन्वर्ट होगा एक तरीके से। तो उसी वजह से परसेंटेज के हिसाब से 0.25 बनेगा। आ रहा है समझ में? तो ये लॉजिक पे आप काम करेंगे तो उसके हिसाब से क्लियरेंस हो रहा होगा। अब यहाँ से आईटा वैल्यू कैसे निकालेंगे? वही टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन। तो आफ्टर एसोसिएशन हो गया 1 माइनस 0.5 इसका और 0.25 इसका, तो उसको ले लिया। और अब बिफोर एसोसिएशन इसका 1 था, इसका 0 सॉल्व किया, देखिए 0.75 हमारा आईटा आ गया, जो कि लेस देन 1 है। तो अगर हमें रिलेशनशिप नहीं पता, जैसे लास्ट टाइम हमने आईटा अल्फा में रिलेशन निकाला, वैसे रिलेशन मैं यहाँ भी निकालूंगा। ठीक है, अगर हमें रिलेशन नहीं पता है तो हमें इतने कॉन्सेप्चुअल तरीके से जाना पड़ेगा, तब जाके हम उस सब्सटेंस का जो भी एसोसिएशन के डिग्री ऑफ एसोसिएशन है उसके अकॉर्डिंग हम आईटा को फाइंड कर पाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे निकाला है। तो ये लॉजिक से फिर आपको जाना पड़ेगा। लेकिन आप इससे बचना चाहते हैं तो फिर आपको वो फॉर्मूला याद करना है, जिसके डेरिवेशंस में आपको करके दिखा देता हूँ। चलिए, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिया है, यहाँ पर एन ए लिया तो ए एन बन रहा है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एन की जगह 2 एज्यूम करिए, तो उसके अगर मैंने 2 मोल लिए हैं तो ये 2 नीचे आ गया, तो उसी के हिसाब से ये एन ए है, तो ये ए एन बन रहा है, ए एन। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो एन मतलब कितने मॉलिक्यूल ट्राइमर बना रहे हैं तो 2 हो जाएगा एन, अगर ट्राइमर बना रहे हैं तो 3 हो जाता है। ठीक है, तो इनिशियली हमारा इसका 1 लेंगे तो इसका 0 बनेगा। फाइनली हम लेंगे, इनिशियली का मतलब होता है जब टाइम 0 सेकंड होता है। ठीक है, लास्ट टाइम भी जब इनिशियली वर्ड यूज कर रहे हैं, तो जब हम टाइम 0 सेकंड लेके चलते हैं तब इनिशियली होता है। उसके बाद कुछ समय बीतेगा तभी तो एसोसिएशन डिसोसिएशन होगा। तो आफ्टर टी सेकंड आप यूं फाइनली पोजीशन उसको मान सकते हैं। तो 1 में से माइनस करा अल्फा, क्योंकि 1 में से अल्फा जितना भी डिग्री ऑफ अल्फा यहाँ पे डिनोट हो रहा है डिग्री ऑफ एसोसिएशन को। ठीक है, तो 1 में से अल्फा गया तो कितना बनेगा? अल्फा बाई एन। लास्ट टाइम याद है डिसोसिएशन में एन अल्फा बना था। ठीक है, इस केस में क्या बन रहा है? अल्फा बाई एन बन रहा है। तो ये अल्फा बाई एन कैसे बन गया तो वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, तो आप देख सकते हैं, आपने पहले एन इसका लिया तो उससे एक ही मोल बन रहा है इसका। ये देखिए, अगर मैं एन ए के पार्टिकल्स ले रहा हूं तो उससे मेरे को एक ही मोल इसका बन रहा है। ये देखिए 1 मोल ही बन रहा है यहाँ पे। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा है कि एन पार्टिकल्स लूंगा तो 1 बनेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, एक पार्टिकल से 1 अपॉन में एन बनेगा। ठीक है ना, एन पार्टिकल से 1 मोल बन रहा है डायमर होने के बाद, तो 1 से 1 बाई एन बन जाएगा। तो अल्फा पार्टिकल अगर यहाँ से एसोसिएशन पे जाते हैं तो उससे अल्फा बाई एन बनेगा। भाई एक पार्टिकल से 1 बाई एन बन रहा है तो अल्फा पार्टिकल से अल्फा बाई एन बनेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तभी तो यहाँ पर भी 0.25 आया था ये सॉल्व होने के बाद। ये तो हमारा वैल्यू अल्फा बाई एन के बराबर है, तो अल्फा में हमारा यहाँ पे 50% था, यानी 0.5 था, और एन की वैल्यू यहाँ पर हमारी 2 है। तो 0.5 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 0.25 आ जाएगा, जैसे यहाँ पर अल्फा अपॉन में एन से आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये लॉजिक को इस्तेमाल करके यहाँ पर अल्फा अपॉन में एन आता है। अब आईटा की वैल्यू कैसे आएगी? टोटल पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन। तो आफ्टर एसोसिएशन इसके पार्टिकल कितने हुए? 1 माइनस अल्फा, और इसके कितने हुए? अल्फा बाई एन। तो टोटल पार्टिकल ये हो गए आफ्टर वाले एसोसिएशन वाले, और बिफोर एसोसिएशन इसका 1 था और इसका 0 था। ठीक है ना, तो वो मैंने नीचे लिख दिया। फिर ये बन गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। इसको मैंने इधर भेज दिया तो ये माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया। आईटा इधर भेज दिया तो 1 माइनस आईटा हो गया। यहाँ से अल्फा कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन एन, और उसको फिर डिनोमिनेटर में भेज दिया। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, जो कि आप डिग्री ऑफ एसोसिएशन और बैंड ऑफ फैक्टर आईटा के बीच में याद रखेंगे फॉर एसोसिएशन के लिए। तो अगर आप इसको यूज करके यहाँ पे सीधा डालेंगे तो यही वैल्यू आपको मिलेगी। यहाँ पे अल्फा रखो 50% यानी 0.5, और एन की जगह पर डायमर बन रहा है तो 2 हो जाएगा, ट्राइमर बन रहा है तो 3 हो जाएगा। ज्यादातर केस में तो डायमर ही बनता है, तो अगर डायमराइजेशन हो रही है वहां पे लिखा क्वेश्चन में तो 2 रखना, और अल्फा की जगह पर आप यहाँ पे रखिए 0.5, सॉल्व करिए आईटा तो आपको ये आईटा आएगा 100% 0.75। जो आपने यहाँ पर इतने लॉजिकली निकाला वो आप सीधा इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अगर आपके पास अल्फा है और एन है तो आईटा निकाल लीजिए यहाँ से। तो क्लियर हो रहा है आप लोगों को कि एसोसिएशन के अंदर क्या चल रहा है, डिसोसिएशन के अंदर क्या चल रहा है। तो एसोसिएशन डिसोसिएशन से फर्क यहाँ पर किस बात का आता है कि जो आप फॉर्मूला बनाते हैं ना तो उसका फर्क आता है। जैसे वहां पर जब 1 में से अल्फा गया था तो डिसोसिएशन में आपने क्या लिखा था? एन अल्फा,
तो 1 में से अल्फा गया तो वहां पे बना n अल्फा। और यहाँ पे याद रखना है कि जब एसोसिएशन होता है डिसोसिएशन की जगह पर, तो 1 माइनस अल्फा एसोसिएट होते हैं तो अल्फा बाई n बनता है। n अल्फा नहीं आता है, n अल्फा डिसोसिएशन में आता है और एसोसिएशन में अल्फा बाई n आता है। बस उसको यूज करेंगे तो आप अगर फॉर्मूला बाई चांस भूल भी जाते हैं तो आप उसको डेवलप कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। तो ये लॉजिक आप यूज करें एसोसिएशन के लिए और डिसोसिएशन के लिए, जो प्रीवियस मैंने समझाया वो कर सकते हैं। तो फॉर्मुलेज मेमोराइज करिए, डेरिवेशन चाहे भूल जाएं, बट फॉर्मुला याद होना चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए फॉर्मुले की जरूरत पड़ती है। तो ये है रिलेशनशिप आइटा और अल्फा के बीच में, फॉर एसोसिएशन की बात करें या डिसोसिएशन की बात करें, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 3 बातें ध्यान में रखनी है। आइटा हमेशा 1 उसके लिए होगा जो ना एसोसिएट हो रहा है ना डिसोसिएट हो रहा है, जैसे ग्लूकोज हो गया, ठीक है, और यूरिया हो गया, शुगर हो गया, इन सब के लिए आइटा 1 होता है हमेशा, क्योंकि ये पार्टिकल ना डिसोसिएट होते हैं ना इनके ना एसोसिएट होते हैं। और डिसोसिएशन हो रही है, जैसे NaCl का केस आ गया तो आइटा की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी। और एसोसिएशन का केस आ गया, जैसे डायमेराइजेशन हो रहा है बेंजोइक एसिड का, तो यहाँ पर आइटा की वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी। ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी, किसका आइटा 1 से बड़ा होता है, किसका आइटा 1 से छोटा होता है और किसका आइटा 1 के इक्वल होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा डेरिवेशंस कैसे मैंने की हैं। एसोसिएशन की डेरिवेशंस भी आप देख सकते हैं और डिसोसिएशन की भी देख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बताइए, उसको हम दोबारा उसका सोल्यूशन निकालेंगे आपके लिए, ठीक है। तो अब हमें इस पर बस क्या बनाने हैं, न्यूमेरिकल्स बनाने हैं। तो अगर इस पर हम न्यूमेरिकल थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, वो आप मेमोराइज करिए। और आपको याद होगा ये आइटा वाला फैक्टर हमने सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ ज्वाइन कर दिया था ना, याद होगा जब सारे फॉर्मूला को हमने चेंज कर दिया था। डेल्टा टीबी पहले हमारा केबी इंटू एम था, तो उसको भी हमने डेल्टा टीबी आइटा इंटू केबी इंटू एम कर दिया मोलैरिटी के साथ। तो ये आइटा फैक्टर सब में कनेक्ट हो जाता है अगर आपका जो एनवीएस आप डाल रहे हैं वो एसोसिएट और डिसोसिएट होता है अगर, तो ठीक है। तो वो चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर कि हमारा एनवीएस एसोसिएट डिसोसिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो न्यूमेरिकल्स बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए और इस चीज़ों को प्रैक्टिस करिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना कि सीबीएसई लेवल पे पूछा जाता है और एंट्रेंस लेवल पे भी इस पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं वेंट ऑफ फैक्टर के ऊपर, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।